वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो आज हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। आगे हम लोग क्या क्या कर लिए हैं, भारत का परिचय देख चुके हैं और अपना प्रायद्वीपीय पठार वगैरह देख चुके हैं, हिमालय देख चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नदी की तरफ। तो हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जो इंडिया का अपवाह तंत्र है उसको देखेंगे। अपवाह तंत्र बोलने का क्या मतलब है कि जो हमारी नदियों का तंत्र है, जैसे कि एक नदी बहती है, उसमें कई सारी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं और वो एक मुख्य धारा का निर्माण करती है, उसे क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र। तो इसके हम लोग पहले देखने से पहले हम लोग दो टर्म्स जान लेते हैं क्या होते हैं। क्या देखेंगे, एस्चुरी क्या होता है। एस्चुरी और सेकंड क्या है, डेल्टा। एस्चुरी और डेल्टा क्या होते हैं। एस्चुरी का मतलब होता है जब कोई नदी बह के सागर में मिलने जाती है, तो जब उसका नदी का पानी जब समुद्र के खारे पानी से मिलता है, जैसे कि ये एक नदी हो गई, बह के आ रही है और यहाँ पे हो गया समुद्र में मिलने जा रही है, और यहाँ पे जब वो आती है तो यहाँ पे एक इस निर्माण होता है जिसमें एक साइड से खारे पानी की एंट्री हो जाती है, एक साइड से खारा पानी अंदर जाता है। एस्चुरी देख रहे थे हम लोग, जैसे एक नदी कोई आती है बह के समुद्र में मिलने के लिए, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नदी आके इकट्ठा होती है, नदी का पानी आके गिरता है और एक तरफ से समुद्र से खुला हुआ रहता है, समुद्र से लगा हुआ और खुला हुआ रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो समुद्र नदी का पानी है समुद्र के पानी से मिलता है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को बोलते हैं एस्चुरी, जिसमें एक तरफ से एक नदी आके समुद्र में गिरती है और जहाँ पे एक तरफ से समुद्र का पानी और उससे नदी के पानी से मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी। तो एस्चुरी ऐसे निर्माण होता है। और जब कोई नदी बह के समुद्र में मिलने जाती है और वो अपने साथ अवसाद वगैरह ले जाती है, जिसको वो इकट्ठा कर करके अब जिसकी वजह से उसकी जो मुख्य धारा है वो विभाजित होती चली जाती है, तो उससे क्या फॉर्म होता है, उससे डेल्टा फॉर्म होता है। जैसे ये मुख्य नदी आ रही है तो ये एक सामने की ओर इसका अवसाद इकट्ठा होते होते आइलैंड जैसा रूप ले लेता है और जो नदी है ऐसे विभाजित हो जाती है और ये ऐसे ऐसे विभाजित होती चली जाती है। तो ये क्या निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र। अभी देखेंगे अपवाह तंत्र, जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होता है। पहले हमने देखा एस्चुरी और हमने देख लिया अपना डेल्टा। तो जो अपवाह तंत्र होता है उसमें क्या होता है, जो जल धाराएं हैं वो धरातलीय स्वरूप के आधार पर बहती हैं और जब कई सारी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी धारा का निर्माण करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र और नदी तंत्र। तो जो हमारा नदी एक पर्टिकुलर रीजन में जो नदी होती है उससे कई सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं और मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम और नदी तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है। और जो इनका जो है कभी कभी समय समय पे परिवर्तन भी होता रहता है और ये विकसित होती रहती हैं। कभी कभी नई सरिताएँ बनती हैं, मतलब नए ट्रिब्यूटरीज बन जाते हैं, तो इनमें विकसित ये होते रहते हैं। तो हमने देखा कि जो भारत का ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र, मैंने आपको बताया क्या होता है, जल धाराओं का धरातलीय प्रवाह, मतलब जो जल धाराएं हैं उसका धरातलीय प्रवाह जो होता है उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। जब धरातल के बनावट के हिसाब से जो प्रवाह होता है, मतलब कि बहती हैं नदियाँ, उसको क्या बोलते हैं, प्रवाह और अपवाह तंत्र। इसमें क्या होता है, सरिताओं की उत्पत्ति होती है, कई छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं, सरिताओं की उत्पत्ति होती है, वो बनती भी हैं। ठीक है। और समय समय पर उनका विकास होता रहता है, वो अपना दिशा बनावट के ज़मीन के बनावट के आधार पर बदलती रहती हैं। ठीक है। तो इनका समय समय पर विकास होता रहता है। ये मैंने बताया आपको। एक क्षेत्र में नदी का तंत्र की व्याख्या, जो ड्रेनेज सिस्टम है
अपवाह तंत्र है, ये क्या है, एक क्षेत्र की नदी तंत्र जो है उसकी व्याख्या करता है। इसमें कौन सी मुख्य नदी है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बताता है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जब छोटी छोटी धाराएं मिलकर मुख्य धारा का निर्माण करती है उसे क्या बोलते हैं, उसको भी अपवाह तंत्र का ही डेफिनीशन मानेंगे। ठीक है। तो ये सारे किसको डिफाइन करते हैं, हमारा जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको डिफाइन करते हैं ये सारे चीज़ें। जो हमारा नदी का तंत्र है वही है हमारा अपवाह तंत्र। और तो हमारा जो मुख्य अपवाह तंत्र है दो मुख्य भागों में बटा हुआ है। दो मुख्य भागों में हमारा अपवाह तंत्र बटा हुआ है, वो कौन कौन से हैं, वो है हिमालयी अपवाह तंत्र, जो हिमालयी अपवाह तंत्र है, और एक है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। जो यहाँ देख लेते हैं मैप पे, हिमालय किधर है, हिमालय ऊपर की ओर है, इधर की अपवाह तंत्र। और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र बोल रहा है, मतलब जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है ये वाला, इसमें का अपवाह तंत्र। जो हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र है वो कितने भागों में बटा हुआ है, वो मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। जो हमारा ऊपर की ओर देखेंगे यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, जो मुख्य नदी सिंधु नदी है उसका अपवाह तंत्र देख लेंगे। फिर उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र में बहती है गंगा नदी, उसका अपवाह तंत्र देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा पूरब की ओर है कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का हम लोग देख लेंगे अपवाह तंत्र। तो ये 3 नदियाँ हैं जो मुख्य हिमालयी अपवाह तंत्र में आती हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं हमारी उनकी तरफ, उसमें भी कुछ मुख्य नदियाँ हैं, उनके बारे में देख लेंगे। जैसे हो गया हमारा नर्मदा हो गया, महानदी हो गई, ये सारी जो नदियाँ हैं उनके बारे में देख लेंगे। ठीक है। तो हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, हिमालय का जो अपवाह तंत्र है वो देख रहे हैं। तो हिमालय का अपवाह तंत्र मैंने आपको बताया, सिंधु नदी तंत्र और जो हमारा गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये तीनों हैं, 3 मुख्य पार्ट हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की तरफ चलेंगे, मैंने जैसे मैप पे दर्शाया हुआ है सिंधु नदी तंत्र, देख लीजिए उसको। सिंधु नदी तंत्र देखेंगे, पहले मुख्य नदी जो है यहाँ की सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास में है बोखरचू हिमनद, वहाँ से निकलती है हमारी सिंधु नदी। और सिंधु नदी बहते हुए ये बह रही है, बहते हुए भारत में आती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और फिर जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो ये 3 देशों में बहती है, कौन से, चाइना में, फिर आती है हमारे भारत में, फिर जाती है पाकिस्तान में। तो ये कुल कितना लंबाई में बहती है, इसकी लंबाई कितना है, इसका लंबाई कितना है 2880 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई इतनी है। और ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास बोखरचू तिब्बत में। ठीक है। और देखते हैं उसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है और व्यास है। और ये कौन सी है, ये है सतलज। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है राकसताल से। राकसताल कहाँ पे है, मानसरोवर जो लेक है उसके पास में ही है राकसताल। मतलब तिब्बत से भी ये जो हमारी ये सतलज नदी है वो भी कहाँ से आती है, राकसताल से आती है। तो राकसताल में से आती है सतलज नदी और उससे मिल जाती है व्यास नदी। और जो यहाँ पे देखेंगे झेलम नदी आती है, मिल जाती है चेनाब में। और जो रावी नदी है वो जाके मिल जाती है चेनाब में। तो यहाँ पे सिंधु नदी के मुख्य कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, झेलम है, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। जो इसमें से 4 हैं इनका उद्गम स्थल कहाँ पे है, भारत में। बाकी एक जो है हमारी सतलज, उसका कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, तिब्बत में। ठीक है। और जो हमारी सतलज नदी पाकिस्तान में बहती है, तो पाकिस्तान में कराची जो है उसके बाएं तट पे पड़ता है, बाएं नहीं दाएं तट पे पड़ता है। जब उधर से नदी आ रही है तो कराची जो है उसके दाएं तट पे पड़ता है और फिर वो जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो हम देख रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, जैसे मैंने बताया चीन में, भारत में और पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, जो सिंधु नदी है तीनों इस कंट्री में बहती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं लेह, जो लेह है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो हमारी सिंधु नदी है उसके दाएं तट पे हमारा लेह जो है वो स्थित है। तो लेह कहाँ पे है, लेह यहाँ पे है, लेह जो है दाएं तट पे स्थित है। अब उसके बाद देखते हैं 5 प्रमुख
सहायक नदियाँ, वही मैंने बताया कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, वही है 5 प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास। जहाँ पे सतलज और रावी मिलती है वहाँ पे कौन सा बैराज निर्मित होता है, हरिक्के बैराज, हरिक्के बैराज। जहाँ से क्या निकलती है, हमारी जो इंदिरा गांधी नहर है, जो सबसे लंबी नहर परियोजना है, वो निकलती है पंजाब से, और निकल के कहाँ जाती है, राजस्थान और फिर गुजरात में। ठीक है, कहाँ से, चेनाब और सतलज से बड़ी सहायक नदियाँ हैं, मतलब जो हमारी चेनाब और सतलज है वो क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। किसकी, सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, चेनाब हो गई और सतलज हो गई, ये दो सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। फिर देखते हैं जो हमारी चेनाब है सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब जो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, चेनाब, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, एक दर्रे से होता है। यहाँ पे एक दर्रा है जिससे होता है, वो दर्रे का क्या नाम है, K12 लारा दर्रा, K12 लारा दर्रा, यहाँ से उद्गम होता है। फिर उसके बाद देखते हैं हिमाचल में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है, हिमाचल में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। कौन जानी जाती है, जो हमारी चेनाब नदी है वो हिमाचल में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। चंद्रभागा क्यों जानी जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2 नदियाँ हैं, चंद्र और भागा, दोनों की मेल से क्या होता है, चेनाब नदी का निर्माण होता है, तो इसलिए वहाँ पे इसको चंद्रभागा नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो झेलम नदी देखते हैं, इसका क्या नाम है। पहले हमने देखा ये चेनाब का क्या, कहाँ से निकली है, दर्रे से निकली है। कौन से दर्रे से, K12 लारा दर्रे से। फिर हम लोग देखते हैं झेलम नदी कहाँ से निकली है, बैरीनाग कहाँ है ये, किसके निकट है, बेरी निकट के पास इसका उद्गम स्थल है। जो हमारी झेलम नदी इसका कहाँ से उद्गम है, बैरीनाग के पास। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम है, और ये क्या बॉर्डर बनाती है, भारत और पाक का बॉर्डर बनाती है। कितना बॉर्डर बनाती है, 170 किलोमीटर। जब वो बाउंड्री क्रॉस करती है भारत और पाकिस्तान का, तो यहाँ पे 170 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, कौन सी नदी, झेलम बनाती है। ठीक है, पाक के झंग के पास चेनाब में मिल जाती है। जो झेलम नदी है, पाक के यहाँ पे जंग है कोई जगह, झंग के पास किससे मिल जाती है, चेनाब से मिल जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग रावी नदी कहाँ पे है, ये रही रावी नदी, चेनाब के नीचे रावी नदी जो ये है, ये कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा यहाँ पे, वहाँ से निकलती है। फिर कश्मीर से होते हुए ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में जाके वो चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में जाके वो चेनाब से मिल जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं सतलज नदी। अब देखेंगे हम लोग सतलज नदी को देखते हैं, इसका उद्गम कहाँ से है। मैंने आपको पहले ही बताया मैप बनाते वक्त, कहाँ से है, राकस ताल से सतलज नदी का जो उद्गम है कहाँ से है, राकस ताल। फिर उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है, सतलज नदी तिब्बत से उद्गम होता है, फिर हिमाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बहावलपुर जो है वहाँ पे चेनाब में मिल जाती है। जो हमारी सतलज नदी है कहाँ मिलती है, चेनाब से यहाँ पे बहावलपुर है, यहाँ पे वहाँ पे मिल जाती है। बहावलपुर में किससे मिल जाती है, चेनाब से, हमारी सतलज नदी। फिर उसके बाद देखते हैं जो व्यास नदी आकर सतलज में मिलती है। जो व्यास नदी है वो आकर सतलज में मिलती है, और ये कहाँ पे मिलती है, हरिक्के में मिलती है, जहाँ पे वो दोनों के मेल के स्थान पर हरिक्के बैरेज का निर्माण करवाया गया है। और वहाँ से क्या निकलती है, इंदिरा गांधी कैनल निकलती है, जो कि हमारे 3 राज्यों में पहुँचती है, पानी पहुँचाती है ताकि इरिगेशन वगैरह के लिए। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं, इसमें है हमारा पंजाब राज्य, और है राजस्थान और गुजरात। सबसे ज़्यादा कहाँ पे कैनल की लंबाई है, सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। कितना है, 470 किलोमीटर। 470 किलोमीटर के क्षेत्र में राजस्थान में फैला हुआ है। ये किस लिए है, पानी प्रोवाइड करने के लिए। इधर नदियों का बहाव कम है,
तो इधर क्या इरिगेशन वगैरह के लिए, खेती के लिए जो है हमको पानी चाहिए, तो इसी बैरेज के थ्रू यह इधर 3 राज्यों में पहुंचाया जाता है। तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हमारा व्यास नदी है, जो आके सतलुज नदी से मिलता है हरिक्के में, वो कहाँ से निकला है? वह रोहतांग दर्रे से निकला है। रोहतांग दर्रे से निकल के वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहती है। उसके बाद वो बहकर पंजाब के हरिक्के में मिल जाती है सतलुज नदी से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो पाकिस्तान के बहालपुर में, जहाँ पे ये मिल रही थी सतलुज नदी और चेनाब मिल रही थी, वहाँ से क्या हो जाती है, वहाँ पे सारी नदियाँ आपस में मिल चुकी होती हैं। तो वो क्या करती हैं? पंचनद का निर्माण करती हैं। पंचनद का निर्माण करती हैं मतलब जो 5 सहायक नदियाँ हैं आपस में मिल जाती हैं और वो पंचनद का निर्माण करती हैं यहाँ पे। कहाँ पे? बहावलपुर में। और उसके बाद वो आपस में मिल के कितना दूर तक बहती हैं? वो आपस में मिल के 45 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती हैं। तो इसी को बोलते हैं पंचनद। ये जो 45 किलोमीटर के क्षेत्र में वो बह के जाती हैं सिंधु नदी से मिलने, उसको बोलते हैं पंचनद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिंधु नदी जल समझौता। जो सिंधु नदी का जल है कहाँ से होके जाता है? भारत से होके जाता है। तो चाहे तो भारत पूरा पानी रोक ले तो पाकिस्तान में क्या होगी? पानी की दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए एक समझौता हुआ था। कौन सा कब हुआ था? 1960 में, 1960 की संधि, जिसमें क्या हुआ कि उसमें हमने 3 नदी जिस पे क्या रहेगा? पाकिस्तान का नियंत्रण रहेगा, और 3 नदी जो होगी जिस पे भारत का नियंत्रण होगा। जो पूर्वी नदी है, पूर्वी नदी बोलने का मतलब जो रावी नदी है, व्यास नदी है और सतलुज नदी है, ये 3 जो है इस पर किसका नियंत्रण रहेगा? उस पर भारत का नियंत्रण रहेगा। और जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, सिंधु नदी हो गई, झेलम और चेनाब, इस पर किसका नियंत्रण रहेगा? इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, और मैंने बता दिया लेह कहाँ है? दाएं तट पे स्थित है। किसके? सिंधु नदी के। और कराची भी जो है, कराची भी दाएं तट पे है, मतलब कराची के बाएं से होकर सिंधु नदी बहकर कहाँ जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। तो हमने देखा सिंधु नदी तंत्र देख लिया है ना। अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। जो गंगा नदी का तंत्र है, जो कि उत्तर मैदान में फैला हुआ है, उसको देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है? 2 नदियों के मेल से हुई है। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा के मेल से हुई है गंगा नदी की उत्पत्ति। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम से गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है। संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग को क्या कहते हैं? देवप्रयाग पे संगम होता है। उसके बाद क्या बन जाती है? गंगा नदी बन जाती है। कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा के मेल से गंगा नदी बनती है। ठीक है, तो जो हमारी भागीरथी है वो कहाँ से निकलती है? वो गौमुख से निकलती है। ठीक है, और जो हमारा अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी पर एक बहुत ही ये ज्योतिर्लिंग है। कौन सा है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ टेम्पल कौन से नदी पर स्थित है? वह है अलकनंदा नदी पे। ठीक है, अलकनंदा की कई सारी सहायक नदियां हैं, और जब वो उसमें मिलती हैं तो वो कई सारे प्रयाग का निर्माण करती है। उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रयाग का निर्माण करती हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं एक धौली गंगा, लेफ़्ट साइड से आती है धौली गंगा, जो कि मिल जाती है अलकनंदा नदी में। और जहाँ पे मिलती है उसका क्या, उस प्रयाग का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ठीक है, जहाँ पे मिलती है उसका क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद देखेंगे दो अलकनंदा नदी की एक और कौन सी सहायक नदी है? पिंडार नदी। पिंडार नदी, पिंडार नदी कहाँ पे आके मिलती है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में आके मिलती है पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी कहाँ आके मिलती है? कर्णप्रयाग में। उसके बाद देखते हैं एक है मंदाकिनी नदी, वो आती है कहाँ से? राइट साइड से। राइट साइड से राइट बैंक पे मिलती है किसके? अलकनंदा नदी के। और वहाँ उस पर कौन सा मंदिर स्थित है? उस पर कोई ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा है? वो है केदारनाथ। केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ कौन सी नदी पे स्थित है? वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी। और मंदाकिनी आकर अलकनंदा में मिलती है तो कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है? यह है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। ठीक है, जब गंगा कैसे बनती है? भागीरथी और अलकनंदा के मेल से कौन से उसका निर्माण करती है? देवप्रयाग का निर्माण करती है। फिर इस पर हम लोग देखे हैं विष्णु प्रयाग किसके किसके मेल से? धौली गंगा और अलकनंदा के मेल से। फिर देखें कर्णप्रयाग, पिंडार नदी
और अलकनंदा के मेल से बना है कर्णप्रयाग। फिर देखते हैं मंदाकिनी और अलकनंदा के मेल से बनता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गंगा नदी वहाँ पे निकल गई। फिर उसके हम लोग चलते हैं गंगा नदी को देखते हैं उसका विस्तार कैसे कैसे हुआ है। गंगा नदी निकल के उत्तर प्रदेश में आती हैं, उत्तर प्रदेश से बहते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए जाके ये बांग्लादेश में गिर जाती हैं। ठीक है, तो उसमें उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको देखेंगे। देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी क्या, गंगा नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? गंगा नदी। कितनी लंबी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर। ठीक है, भारत में कितना बहती है वो? 2071 किलोमीटर। 2071 किलोमीटर बहती है भारत में। और उसके बाद मैंने आपको बताया अलकनंदा नदी और भागीरथी के मेल से गंगा का निर्माण होता है, और जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। उसके बाद देखें अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियाँ। अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियाँ पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी के मेल से कौन सा प्रयाग बन रहा था? कर्णप्रयाग। और कौन सी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के मेल से कौन सा प्रयाग बन रहा था? रुद्रप्रयाग। और उस पर मंदाकिनी नदी कौन सा मंदिर स्थित है? केदारनाथ। ठीक है, उसके बाद देखिए उसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी इसकी सहायक नदी है। और कौन सी है? कोसी नदी। कोसी है इधर कहीं, कोसी नदी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग सोन नदी और गोमती नदी का क्या खासियत है? ये मैदान से उद्गम हुआ है, इसका मैदान से उद्गम हुई वाली नदियां हैं। और दामोदर नदी जिसको बंगाल का शोक कहते हैं ना, बंगाल का शोक। और फिर देखते हैं घाघरा नदी और गंडक नदी। फिर है रामगंगा। ठीक है, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें हम लोग देखते हैं मैप में अभी। तो जो सोन नदी निकलती है जाके राइट साइड से, मतलब बाएं साइड से दाएं साइड से मिलती है किस पे? गंगा नदी में। ठीक है, गंगा नदी में मिलती है दाएं साइड से। तो दाएं साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं गंगा नदी में? यमुना मिलती है, सोन मिलती है, और कोई है क्या? टोंस नदी है, वो भी मिलती है। कहाँ से? दाएं साइड से। और बाकी जो नदियां हैं वो किधर से मिलती हैं? बाएं साइड से। कौन कौन सी हैं? गोमती हो गई, घाघरा, गंडक नदी हो गई, कोसी। अच्छा, कोसी यहाँ पे है, ये रही कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जिसको क्या बोलते हैं? कहाँ का शोक है वो? कहाँ का? बिहार का शोक क्यों है? क्योंकि वो अपना मार्ग बदलती रहती है। और जो दामोदर बताया मैंने वो कहाँ की शोक नदी है? वो है पश्चिम बंगाल की। क्यों? क्योंकि ये कभी भी इसमें अचानक से बाढ़ आ जाता है, इसलिए वो वहाँ की शोक नदी है। तो देखते हैं यहाँ पे जो सोन नदी और यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल रेंज का कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, जो कि एक उसका विभाजक के रूप में काम करती हैं। तब जाके वो वहाँ से घूम के जाती है, गंगा में मिल जाती है। और फिर ये देखिए जब गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका क्या नाम हो जाता है? उसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी। और फिर उधर से आती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी आके कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है। फिर बांग्लादेश से दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, फिर जाके वो बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब उससे मेल करती है बांग्लादेश में, तो उसका जो नाम हो जाता है मेघना हो जाता है। पहले जब गंगा उसमें प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना नदी। ठीक है, और एक और सहायक नदी निकलती है हुगली नदी, जिससे जाके मिल जाती है दामोदर नदी। ठीक है, और यहाँ पे यमुना नदी जो है इसकी भी कई सारी क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी? यहाँ पे आती है चंबल, बेतवा और पार्वती नदी। ये सारी क्या हैं? यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो हम लोग देखेंगे जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना।
सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना के बारे में देख लेते हैं। सबसे बड़ी लिखे हैं, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ये याद रखना है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ से निकलती है। बंदरपूछ क्या है? चोटी है। बंदरपूछ चोटी से निकलती है। बंदरपूछ चोटी से निकलती है, जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकली है, जो कि मतलब यहाँ पे यमुनोत्री हिमनद है, मतलब ग्लेशियर यमुनोत्री हिमानी से निकली है, जहाँ से फिर से करना ना ये, ठीक है। बंदरपूछ से निकली है, यमुनोत्री हिमानी से निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से होके वो बहती है। पहले वो आती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बहते हुए आती है हरियाणा में, हरियाणा से बह के दिल्ली तक, फिर उसके बाद यूपी में पहुंच के वो कहाँ पे किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे? प्रयागराज में। प्रयागराज में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। और इसका जो प्राचीन नाम है कालिंदी, इसका प्राचीन नाम है किसका? यमुना नदी का। यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी, ठीक है, कालिंदी। और इसकी भी कई सारी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल हो गई, चंबल बेतवा हो गई, ठीक है। और कौन सी है? केन नदी, ठीक है। चंबल, बेतवा और केन नदी इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल कहाँ से निकलती है? इंदौर के महू जिले में जाना पाव पहाड़ पर्वत से निकलती है। कौन निकलती है? सहायक नदी चंबल। किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी चंबल जो है जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है, जो कि इंदौर के महू जिले में है। उसके बाद देखते हैं इटावा में यमुना से मिल जाती है। जो इटावा है यूपी में जब प्रवेश करती है तो जब यमुना से कब मिलती है? कहाँ मिलती है? इटावा मिलती है। कौन? चंबल नदी। ये है चंबल नदी, चंबल नदी जो कि इंदौर के महू से निकलती है जाना पाव पहाड़ियों से, और आके इटावा में मिल जाती है किससे? यमुना से। उसके बाद देखते हैं जो बेतवा सहायक नदी है, उसके बाद बेतवा सहायक नदी बेतवा, उसके कहाँ से निकलती है? भोपाल से निकलती है। और उसी के तट पर कौन सा जगह स्थित है? सांची जो है, जहाँ पे बौद्धिक संपत्ति के लिए वो मतलब फेमस जगह है, वो कहाँ पे है? इसी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? सांची स्तूप। कौन सा? सांची स्तूप। और कौन सी सहायक नदी है? केन। यमुना की सहायक नदी देख लीजिएगा, चंबल, बेतवा और केन। हम लोग देखें कौन सी यमुना नदी जो सहायक नदी है गंगा की, उसको देखें। हम लोग देखें कोसी नदी। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। ये नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के हिमालय से निकलती है। नेपाल में हिमालय से निकलती हुई आती है और कहाँ आती है? बिहार में प्रवेश करती है। भारत में कौन से राज्य में प्रवेश करती है? बिहार में। बिहार में प्रवेश करने के बाद वो कहाँ? कटिहार जिले में गंगा से मिल जाती है। कटिहार जिला जो है वहाँ पे जाके गंगा से मिल जाती है और ये बिहार में बहती है। और इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं बिहार का शोक कहते हैं? क्योंकि ये अपना रास्ता बदलते रहती है, अपना जो जाने का पाथ है उसको बदलते रहती है, जिसके लिए इसमें मतलब इसका फिक्स नहीं रहता है कि यहीं से बहेगी, इसलिए उसका कभी कभी वो क्या होती है, वहाँ पे फ्लड आ जाते हैं, इस वजह से इसको शोक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग दामोदर नदी। दामोदर नदी कौन सी नदी है? दामोदर नदी कहाँ पे है? ये निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और जाके किस में मिलती है? हुगली नदी में मिलती है। हुगली नदी में जाके मिल जाती है दामोदर नदी और छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बंगाल का अभिशाप। बंगाल का अभिशाप किसको कहते हैं? दामोदर नदी को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं दामोदर नदी को? इसलिए बंगाल का अभिशाप कहते हैं क्योंकि इसमें कभी भी अचानक बाढ़ आ जाती है, इसलिए वहाँ पे भी ये फ्लड के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, इसलिए इसको वहाँ का अभिशाप कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको क्या, और ये क्या है? जैविक मरुस्थल है। जैविक मरुस्थल मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है, जिसके लिए इसको क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल। प्रदूषित होने के कारण इसको बोलते हैं जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है। किसको? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को, ठीक है। देखा हमने कोसी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं, बिहार का शोक। और दामोदर क्या बोलते हैं? बंगाल का अभिशाप बोलते हैं, बंगाल का अभिशाप। और उस दोनों के रीजन अलग अलग हैं, याद रखिएगा, ठीक है। गोमती नदी देखते हैं। गोमती नदी, गोमती नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है? ये उत्तर प्रदेश से निकलती है। पीलीभीत,
पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से? गोमत ताल से। गोमत ताल जो है पीलीभीत में, गोमती नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ पे क्या है? गोमत ताल। गोमत ताल से निकलती है गोमती नदी, जो कि जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदान से होता है। ये जो पूरा है मैदानी भाग है, इसी में इसका उद्गम हो जाता है। कहाँ से? गोमत ताल से। इसलिए ये नदी जो है मैदान से उद्गम हुई नदी है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदान से हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं दूसरी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। कहाँ से निकली है? ये अमरकंटक से निकली है। फिर देखिए ये बहते हुए इधर गई है, फिर जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं उसके वजह से ये जल विभाजक का काम करती हैं। कैमूर की पहाड़ी वहाँ से वो घूम जाती है, फिर जाके गंगा में मिल जाती है। तो हम लोग देखते हैं अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है एमपी में, वहाँ से निकलती है, फिर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। पटना के पास गंगा में मिल जाती है। गंगा में कहाँ मिलती है? पटना के पास, पटना सिटी के पास गंगा में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं गंगा को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गंगा पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा नदी बहते कहाँ, कौन से राज्य से बहते हुए आती है? पहले देखते हैं उत्तराखंड में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तब बनती है गंगा नदी, और वहाँ से बहते हुए आती है। फिर उसके बाद जाती है उत्तर प्रदेश में बहती है। फिर उसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में बहती है। फिर उसके बाद कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कहाँ? बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। फिर वो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उसके बाद क्या बन जाती है? मेघना नदी बन जाती है। फिर ये कहाँ? बांग्लादेश में बहती हैं। उसके बाद वो कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए 2, और एक कल देखेंगे कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं उसको भी कल देख लेंगे। तो आज हम लोग 2 यही देखें, इसको कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा अपने हिसाब से अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो आप लोगों को कोई डाउट होगा अगर तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई मिलेगा कल। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।